हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और जिस टॉपिक का नाम है गॉस लॉ। मतलब सिंपली यह लॉ है क्या और इसके बारे में इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं ये जानेंगे। और आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टेट हो चुका है तो इलेक्ट्रोस्टेट में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर और डिफरेंट चार्ज के कारण देख लिया है कि किसी प्रकार का चार्ज अगर है कहीं पर तो उसके कारण किसी दूसरे वाले पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन को तो हमने समझा था कि वहां पर अगर मानते हैं कि अगर कभी कभी देखा क्या जा रहा था कि यदि कंटिन्यूअस चार्ज है मतलब एक समरूप चार्ज है तो वहां पर हम लोग क्या करते थे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। बट यदि आपका आवेश या कह सकते हो कि यदि आपका चार्ज डिसकंटिन्यूअस हो मतलब एक समरूप नहीं हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज लिया जाता है और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करते थे। ओके, बीच बीच में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो वो सबको बस ध्यान नहीं दीजिएगा, अब बस कंटेंट और क्वालिटी पे फोकस कीजिए। और देखिए हमारा शुरू से ही आदत ये रहा है कि हम किसी भी चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं कि ठीक है इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं कैसे पढ़ना है और छोटी छोटी बेसिक सारी बातें जान लेंगे और जानने के बाद इसमें अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट कहाँ है तो इस चैप्टर में 2-3 प्रूफ है और कहीं ना कहीं बोर्ड में हर एक साल अल्टरनेटली करके चले आते हैं। 12th बोर्ड के लिए भी ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में कुछ ऐसे डेरिवेशंस हैं उस डेरिवेशन से डायरेक्ट आईआईटी में क्वेश्चन जैसे 2016 में भी पूछा गया था 2008 में भी पूछा गया था डायरेक्ट। और यहाँ पर आपको कुछ हम ग्राफ्स भी सिखा देंगे कि ग्राफ कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का खींचा जाता है। हाँ, एक चीज और है कि जो हमारी गॉस लॉ है वो लिमिटेड है कुछ ही प्रकार के आवेश के लिए है। मतलब कह सकते हो कि हमेशा गॉस लॉ एप्लीकेबल तो है बट ऐसा नहीं कि गॉस लॉ से हमेशा आंसर निकल ही जाए। वह कुछ ही फिक्स ही कंडीशंस में गॉस लॉ फिक्स मतलब कह सकते हो कि उसकी बाउंड्री है उसी में आप गॉस लॉ लगाओगे तो आपका आंसर आसानी से चला आएगा। हाँ, जैसे कहीं कहीं पे सिमेट्रिक चार्ज है, सिमेट्रिक का मतलब एक समरूप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस केसेस में आप इंटीग्रेशन लगाओगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। बट अगर वहां पे आप गॉस लॉ लगाओगे तो वहां पर आप इजिली 1 से 2 लाइन में अगर अच्छा फास्ट कैलकुलेशन है आपका तो आप डायरेक्टली उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। बट वहां तक जाने के लिए थोड़ी टाइम लगेगी और ऑन एन एवरेज इस चैप्टर को भी पढ़ने में 5 से 6 घंटे मिनिमम 5-6 करीब करीब 8 घंटे आपको लग ही जाएंगे। तो देखिए टाइम के चक्कर में नहीं रहना है, क्वालिटी पे फोकस करना है और पढ़ना है क्योंकि यहाँ और एक चीज इस चैप्टर में हम यह करने वाले हैं जो भी आपके 12th बोर्ड में आने वाली है जो इंपॉर्टेंट वहां पर हम आपका 12th बोर्ड लिख देंगे। और जो आईआईटी के लिए जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि स्पेशली आईआईटी की तैयारी करते हैं बोर्ड की भी तैयारी करते हैं वो टोटल भी देखेंगे और जो बच्चे बोर्ड के वो भी टोटल देखें बट अपने नोट्स में जहां पर बोर्ड का इंपॉर्टेंट लिखाया जाएगा वहां पर लिख दें ताकि जब आप बोर्ड के एग्जाम देने जाओ तो उस टॉपिक को अच्छे से देख के जाओ क्योंकि यहाँ पर 2-3 डेरिवेशन है वो श्योर शॉर्ट आना ही है। हर एक साल देखा जाता है कि वो आ ही जाता है और ट्रेंड है क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो ट्रेडिशनल है, फिक्स होता है कि ये साल ये आया था अगले साल ये वाला प्रूफ पूछेगा। तो ठीक है, हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं गॉस लॉ। ओके, अब देखिए गॉस लॉ में हम सबसे पहले तो इसके बारे में छोटी सी बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। आफ्टर दैट इसको पढ़ने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है वो जानेंगे, फिर कुछ और पैरामीटर के बारे में जानेंगे, आफ्टर दैट जाकर के हम गॉस लॉ के बारे में जानेंगे। अच्छा देखिए गॉस लॉ जनरली क्या है कि एक मेथड है एक टूल है बाय हेल्प ऑफ विच वी कैन कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन ए रीजन। मतलब कह सकते हो कि हमारी जो गॉस का लॉ है यानी कि अच्छा एक चीज और है क्लासेस में भी आपको बताई गई कि लॉ और थ्योरम में क्या डिफरेंस है। और लॉ जनरली लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता उसको एक्सपीरियंस किया जाता है जैसे ग्रेविटेशनल लॉ यानी न्यूटन लॉ ये सारी चीजें हैं कि हमेशा अप्लीकेबल होगी ऑलवेज अप्लीकेबल होगी और हर एक बॉडी के लिए वह सही है। उसी तरह से क्या है हमारी जो आपकी गॉस लॉ है तो यह एक प्रकार की लॉ है तो देखो इसको जबरदस्ती लास्ट में कह सकते हो कुछ कुछ लॉ की हेल्प से प्रूफ किया जाएगा बट रियल में लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है। फिर भी ये आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में गॉस लॉ को सत्यापित करें तो वो भी हम देखेंगे और जहां जहां बोर्ड की सारी चीजें उसे तो पढ़नी ही है। तो सबसे पहले गॉस लॉ हेडिंग डालिएगा और यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर को बाइलिंगुअल कंटिन्यू करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ताकि जो भी व्यूअर हैं जो भी स्टूडेंट हैं उनको कोई दिक्कतें ना हो। आप जिस भी लैंग्वेज के स्टूडेंट हो आप अपना नोट्स क्रिएट करें नोट्स बनाएं। चलिए
यानी देखिए आपके बोर्ड पे क्या लिखा गया है कि गॉस लॉ है क्या आता है, दिस इज ए फंडामेंटल लॉ बाय हेल्प ऑफ विच वी कैन क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज और चार्ज इन ए रीजन। इसका मतलब समझिए कि मानते हैं कि हमारे पास जैसे एक बोर्ड है, ये आपकी बोर्ड है, तो इस बोर्ड पे मानते हैं बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर कहीं पर, या ऐसा भी कर सकते हैं कि इस पूरे बोर्ड पर आवेश क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटे हुए हैं। अच्छा, अब मानते हैं कि अब हमें गॉस लॉ कहती क्या है कि चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है डेवलप, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस चार्ज के बीच, यानी कह सकते हो कि अगर मैं ऐसा कहूं, या आपने नोट कर लिया होगा, तो अगर हम ऐसा कहें, देखिए यदि हम ऐसा कहें कि ये जो हमारा क्षेत्र है, यह रीजन है, बोर्ड है, इसमें बहुत सारे चार्ज है, मानते हैं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत सारे आवेश डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब क्या है कि इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है, मान लेते हैं कि वह इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और यहाँ पे जो चार्ज है 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारे चार्ज हैं, एन चार्जेज हैं। तो आपका गॉस लॉ क्या कहता है कि वह इस इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये जो जितने भी आवेश हैं उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ ही साथ वह वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ ही साथ ये जो चार्ज है, इनके बीच एक रिलेशन डेवलप करती है। अच्छा ठीक है, इसके बारे में तो और डीपली हम अच्छे से जानेंगे कि गॉस लॉ क्या है। बट देखिए इस लॉ को पढ़ने के लिए जैसे क्या होता है कि कोई भी आपके पास, जैसे किसी चीज को पढ़ने के लिए छोटे छोटे टूल्स की आवश्यकता होती है। जैसे 11th की जब क्लासेस शुरू होती है तो वेक्टर और आपकी यूनिट एंड डायमेंशन जब पढ़ते हो तो उसको पढ़ने के लिए टूल्स पढ़ाए जाते हैं, मैथमेटिकल टूल्स। तो जो बेसिक टूल्स होती है वो जानना काफी जरूरी है। तो उसी तरह से अब इस विद्युत क्षेत्र और जितने भी आवेश है यहाँ पर प्रेजेंट इस क्षेत्र में, इन दोनों में जब रिलेशन लाना है तो इस रिलेशन को पढ़ने के लिए छोटे छोटे कुछ पैरामीटर, कुछ पॉइंट्स जानने हैं। अगर आप वो अच्छे से जान लोगे तब हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे। जब गॉस लॉ पढ़ लेंगे तब हमें क्या करना है कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या है, हम बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए आपको गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके दिखाएंगे, और यहाँ से कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रूफ है वहां पर हम लोग इंपॉर्टेंट भी लिख लेंगे। और कुछ जो आईआईटी के क्वेश्चंस, जैसे देखिए हमने एक चीज और सोचा है कि अभी तो हम लोग नई शुरुआत ही कर रहे हैं, अभी बहुत लेक्चर कम है, अभी बस लाइट की लेक्चर गई है, बट धीरे धीरे सारे डायमेंशन जब फिल हो जाएंगे आफ्टर डेट हम लोग कंटिन्यूअसली जितने भी ओल्ड आईआईटी के क्वेश्चन आए हैं उनका एक सीरीज करेंगे, और जो प्रोबेबल क्वेश्चन आने वाले हैं, जो हमें लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और देखिए मेरी सबसे अच्छी चीजें क्या होती है कि मैं एक ही चीज जानता हूँ, लिंकअप क्वेश्चन करना। तो वो लिंक टाइप के क्वेश्चन, जैसे आपको लाइट में लिंकअप क्वेश्चन मिली, कुछ बच्चों ने ट्राई भी किया, काफी अच्छा लगा। देखिए आपको गलत आ रहा है सही आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका अप्रोच देखना चाहिए कि ठीक है हम अप्रोच सही ले रहे हैं कि नहीं, मेरा सोचने का तरीका सही है कि नहीं। और वो धीरे धीरे देखिए, फिजिक्स का मतलब होता है आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने से पहले थ्योरी आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज जैसे ही आपको कुछ भी क्वेश्चन मिलेगा आपका क्या होगा, वहां पे दिमाग नहीं चल पाएगा और आफ्टर इट आप उस आंसर को गलत कर लोगे। और आईआईटी या जो भी अच्छे एग्जाम्स होते हैं वो क्या होते हैं, कभी भी आपको देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी भी नहीं। वहां हमेशा कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन आएगा। बट वहां पे होती क्या बातें हैं कि अगर आप इन सारी चीजों का एप्लीकेशन अच्छे से पढ़े हो तो वहां पर आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा, और क्लिक करने के बाद आंसर सही आ सकती है। और बोर्ड में आपका ट्रेडिशनल है, फिक्स है, किसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ठीक है, अब आगे नीचे क्या लिखेंगे, we study the Gauss law यानी कि गॉस लॉ पढ़ने के लिए कुछ पैरामीटर की आवश्यकता है, मतलब छोटे छोटे टूल्स की आवश्यकता है। यहाँ से हम टूल्स भी लिख सकते हो, यानी कि कह सकते हैं कि यदि हम गॉस लॉ को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे विद्युत क्षेत्र और आवेश के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है, तो उसको पढ़ने के लिए छोटे छोटे आपको टॉपिक के बारे में जानना होगा। उन सारे को हम बेसिकली अच्छे से कवर करेंगे, आफ्टर डेट हम गॉस लॉ की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको जानना है
ओके, तो देखिए जरा आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे हम गॉस लॉ को जब पढ़ने जा रहे हैं तो गॉस लॉ को पढ़ने से पहले ये जो 4 पॉइंट्स है कर सकते हो, जो 4 छोटे छोटे टॉपिक है इनको जानना जरूरी है, क्योंकि गॉस लॉ जो है वो एक प्रकार की लॉ है, उसमें बहुत सारे टर्म है और उन टर्म में इन सारी चीजों का यूज है। अगर आप इन सारी चीजों को अच्छे से नहीं जानते हो और इनका यूज अच्छे से नहीं जानते हो तो आफ्टर डेट आपको गॉस लॉ अप्लाई करने नहीं आएगा। बस आप उसे याद कर लोगे और छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन कर लोगे, बट अच्छे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो हम बारी बारी से कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम एरिया वेक्टर के बारे में जानेंगे, प्लेन एंगल के बारे में जानेंगे, सॉलिड एंगल के बारे में जानेंगे। एक क्लासेस में हम लोग इन तीनों को कवर करेंगे, छोटी छोटी टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद लास्ट वाली जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, ये थोड़ी बड़ी टॉपिक है, एक लेक्चर इसमें लग जाएगी। आफ्टर डेट फिर हम गॉस लॉ को कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे उसके यूजेज को पढ़ेंगे। तो देखिए अब सबसे पहले हम छोटी सी हेडिंग डालेंगे, थोड़ा सा कहानी सुनते हैं कि ठीक है क्षेत्रफल सदिश आखिर क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि अभी तक हम बचपन से 8, 9, 7 क्लासेस से ही जब जब आप पढ़ने एरिया निकालना सीखे होंगे, क्षेत्रफल निकालना सीखते होंगे, तो वहां पर देखा क्या जाता था कि दो डायमेंशन को, दो विमाओं को आपस में गुना किया जाता और वहां पर हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, आपके बोर्ड पे देखिए एक छोटी सी फिगर है 5 और 5 और पूछा जाए कि इसका एरिया कितना है तो आप करते थे 25 मीटर स्क्वायर, अगर यूनिट मीटर में इसका। उसी तरह से स्क्वायर है, उसके बाद आपको रेक्टेंगल कह सकते हो, वर्ग है, आयत है, तो बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट है उसका आप एरिया निकालना जानते थे। बट पहली बार हम क्या देखने जा रहे हैं, जब नाम आया एरिया वेक्टर, तो सबसे पहले तो ये जानना है कि आखिर वेक्टर, तो वेक्टर आप 11 क्लासेस से पढ़ चुके हो। देखिए क्या बोला जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे हिसाब से पूरे फिजिक्स का, 12th के पूरे फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वेक्टर। जिसका वेक्टर अच्छा नहीं, बिकॉज एरिया तो आप जानते ही थे बचपन से, ठीक है, क्योंकि दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर है वेक्टर, वेक्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, इसलिए वेक्टर की क्लासेस भी कुछ समय बाद हम लोग वेक्टर को भी 11th वाले बच्चे भी उसे अच्छे से पढ़ पाएंगे और 12th वाले भी बच्चे पढ़ पाएंगे, तो उसको वेक्टर को भी कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल, या कह सकते हो कि इस एरिया, इस प्लेट का या इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बोलते हैं 25 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एरिया वेक्टर, यानी क्षेत्रफल एक सदिश कैसे है, सबसे पहले तो यह जानेंगे। तो देखिए क्षेत्रफल एक सदिश कैसे है, तो देखो सदिश का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सदिश के पास दो पैरामीटर थे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों चीजें होती हैं। दोनों में कोई भी चीज अगर चेंज हो जाती है तो अब एक वह कह सकते हो कि वो क्वांटिटी ही चेंज कर जाएगी। तो उसी तरह से हमारे पास इस एरिया को थोड़ा सा समझिएगा कि एरिया को वेक्टर क्यों कह रहे हैं। जैसे एक 2-3 एग्जांपल के सहारे हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ लाइंस हैं। अब देखिए अगर हम एक प्लेट लेते हैं, ये हमारी प्लेट है जिसकी एरिया मान लेते हैं कि 25 मीटर स्क्वायर है, मान लिया गया कि 25 मीटर स्क्वायर है। अब देखो इस प्लेट को हम एक बार देखिए कैसे कैसे रखते हैं, इस प्लेट को एज यूजुअल रख देते हैं इसी डायरेक्शन में, फिर इस प्लेट को देखिएगा थोड़ा सा इस प्लेट का ओरिएंटेशन या कह सकते हैं कि अवस्था को चेंज कर देते हैं। अब प्लेट को कुछ ऐसे रख देते हैं, फिर प्लेट को कुछ ऐसे रख देते हैं। आप देख क्या पा रहे होंगे कि जैसे जैसे प्लेट तो हमारी 25 मीटर स्क्वायर की, मतलब प्लेट का क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं है, बट आप देख सकते हो कि यदि हम बोले कि यहाँ से अगर 5 लाइंस क्रॉस कर रही है तो देखिए प्लेट वही है, लाइन भी वही है, बट जैसे ही हम एरिया का ओरिएंटेशन, व्यवस्था चेंज करते हैं, अवस्था चेंज करते हैं, जैसे कुछ एंगल पे लेके चले गए, अब क्या देख रहे हैं कि लाइंस की संख्या घट गई, और चेंज किए तो लाइंस की संख्या घट गई। तो हमने क्या देखा कि अगर हम आपसे पूछे कि एरिया सेम, लाइंस भी सेम, बट दिक्कत क्या हो जा रही है कि जैसे जैसे हम इसका ओरिएंटेशन या कह सकते हो कि इसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो हमारा जो वैल्यू है वह चेंज करना शुरू हो जा रहा है। जैसे आप लोग ये देखते होंगे
आपको 11th क्लासेस में जब फ्लूइड पढ़ाया गया होगा तो वहां पर आपने क्या देखा है, वहां पर आपने क्या देखा है, जैसे मानते हैं कि यह एक पाइप है। अब देखिए इससे वाटर का फ्लो हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर एरिया इतना छोटा है, सेम वाटर, बट यहाँ पे एरिया देखिए इतना बड़ा है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कहाँ पर वाटर की इंटेंसिटी, मतलब पानी है जो आपकी तरल है उसकी तीव्रता कहाँ ज्यादा है, तो आपको ऑब्वियस से दिख जाए कि एरिया यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, तो यहाँ पर तीव्रता ज्यादा है और यहाँ पर तीव्रता कम है। बट कुछ समय बाद देखिए इसी पंप को, इसी जो पाइप है इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या। अब आप देखिए जरा, एरिया सेम, यहाँ भी एरिया सेम, बट यहाँ देखिए क्या हो जा रहा है कि हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका हम ओरिएंटेशन या कह सकते हो अरेंजमेंट को चेंज कर देते हैं। और जैसे ही अरेंजमेंट को चेंज करेंगे तो आपने 11th क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा कि जब पाइप को बेंड कर देते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा का लॉस हो जाता है। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है, यहाँ पे लाइन्स इतनी थी और जैसे ही एरिया और क्षेत्रफल को चेंज कर रहे हैं तो इसमें चेंज हो जा रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल एक ऐसी राशि है जो अपने ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करती है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, मतलब किस तरह से रखा है। जैसे आप देखे होंगे, जैसे एक चीज और, एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें समझने के लिए। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ठीक है हमारी जो क्षेत्रफल है वह सदिश कैसे है। तो सदिश का मतलब ये होता है कि यदि उस राशि का डायरेक्शन में, ओरिएंटेशन में चेंज करने पर वह बदलती है, इसका मतलब उसके पास डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी मैटर करता है। अब जनरली देखिए एक चीज और देख सकते हो, मानते हैं कि एयर का फ्लो हो रहा है, हवा इधर से मूव करती हुई जा रही है और गेट है कुछ इस तरह से। आपकी जो विंडो है, एक बार विंडो को ऐसे रखिए, आप क्या देखोगे, यदि आप यहाँ हो तो आपको कंप्लीट एयर, पूरी की पूरी एयर इससे पास कर जाएगी। अब क्या करो, कुछ समय बाद विंडो का कुछ इस तरह से पोर्शन बना लीजिए और ये बीच वाला खाली पोर्शन है जिससे एयर आपकी फ्लो हो रही है। अब क्या करो, इसी विंडो को थोड़ा सा टिल्ड कर देते हैं, टेढ़ा कर देते हैं, तो होगा क्या, ये जो वाटर है कुछ एयर जो है आकर के इससे टकरा जाएगी और इधर नहीं जा पाएगी। ये वाली है हो सकता है इससे आके टकरा जाए। इसका हम बस ये समझाना चाहते हैं आपको कि जैसे 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 आपके रूम में क्या होगा, जहां पढ़ोगे वहां खिड़की होगी, तो देखिएगा आपका क्षेत्रफल तो फिक्स है, बट आप अगर उसके एक जो कह सकते हो कि उसका एक पार्ट होता है, उस पार्ट को अगर आप मूव करा देते हो तो देखो क्या कि जितना एयर पहले आ रही थी उतनी एयर नहीं आ पाएगी। तो बस हम इतना कह सकते हैं कि हमारी जो क्षेत्रफल है उसके पास वैल्यू तो है, बट उसका डायरेक्शन भी मैटर करता है। अगर उसका डायरेक्शन या सिंपली कह सकते हैं उसका अरेंजमेंट चेंज कर दिया जाए तो उसके अंदर से जो भी पैरामीटर, या हो सकती है पानी या वाटर, एयर, लाइट, कुछ भी जो भी फ्लो कर रहे हैं उसमें चेंज वह लाएगी। अगर उसमें वह चेंज ला देती है तो इसका मतलब यह होता है कि क्षेत्रफल के पास मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ ही साथ उसके पास डायरेक्शन भी मैटर करती है। इसलिए बोला जाता है कि भाई एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप जानेंगे कि ठीक है सर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा कि एरिया के पास दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड तो है, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन मैटर करती है। अगर उस क्षेत्रफल का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं इसका मतलब वो अपने अंदर से क्रॉस करने वाली चाहे कुछ भी पैरामीटर होगी, कुछ भी कर सकते हैं क्वांटिटी होगी, उसको वह चेंज लाएगी। और लाएगी इसका मतलब उसका एक डायरेक्शन भी मैटर करता है। अब यहाँ पर ऐसे करेंगे, लिखेंगे कि एरिया वेक्टर है क्या, it is a vector quantity whose direction is normal to the surface। उसके बाद क्या है, देखिए या तो डेल्टा एस या कहीं कहीं पर आपके बुक में डेल्टा एस से भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो क्या लिखा गया है कि एरिया वेक्टर एक वैसी क्वांटिटी है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब सबसे पहले तो समझ जाओ, यदि वेक्टर आ गया तो वेक्टर की जितनी क्वालिटीज थी कि एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्या क्या होती है, तो ये सारी चीजें जानना होगा। क्योंकि देखिए आपके बोर्ड में तो डायरेक्ट आ जाता है कि एरिया वेक्टर का वैल्यू बताइए। ओके,
बट अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरिया वेक्टर के साथ साथ आपका वेक्टर भी चेक कर लेगा, इसीलिए वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा एस और डेल्टा ए से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक सदिश राशि है जिसकी दिशा नॉर्मल टू द सरफेस होती है, मतलब कि जिस क्षेत्रफल का, मतलब जो भी प्लेट है हमारे पास है, जो भी बॉडी है, उसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है कि वैल्यू तो हमको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देखिए इस तरह से रखते हैं एक प्लेट, इसका वैल्यू लेते हैं L और इसका वैल्यू लेते हैं B। आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका एरिया कितना है, आप क्या बोलोगे, L इंटू बी। बट अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डायरेक्शन किधर है, ओके, तो जैसे ही डायरेक्शन पूछा जाए तो देखिए इसके पास क्या लिखा गया है, तो व्हिच डायरेक्शन, मतलब जिसकी दिशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तब इस सरफेस पे परपेंडिकुलर कैसे कैसे हो सकती है, यह देख लीजिए। तो यही सरफेस है L और B, तो इस पे परपेंडिकुलर या तो ऐसे होगी या तो इसके अंदर होगी, या अगर हम ऐसे कह लें कि इसको हम x डायरेक्शन कह देते हैं और इसको हम y डायरेक्शन कह लेते हैं, यानी दिस इज x एंड दिस इज y। तो अगर हम बोलेंगे कि क्षेत्रफल कितना है तो L गुने B, और इसकी दिशा किधर होगी तो इस प्लेट पर लंबवत। तो बताइए तो x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन पे जो परपेंडिकुलर होती है वो कौन सी डायरेक्शन होगी, z डायरेक्शन होगी। तो यहाँ हम बोलेंगे कि यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए इसका क्षेत्रफल सदिश और एरिया वेक्टर का वैल्यू कितना है, तो अगर आप केवल डेल्टा एस लिखते हो तो L गुने P लिखोगे, मैग्नीट्यूड। बट यदि आप डेल्टा एस और इस पे वेक्टर का साइन लगा देते हो, डायरेक्शन लगा देते हो, तो लिखना होगा L क्रॉस B। और किस डायरेक्शन में है, तो इधर के डायरेक्शन को पता है आप लोगों को आई कैप कहा जाता है, इधर के डायरेक्शन को जे कैप, और जो इसके परपेंडिकुलर है इसको के कैप बोलते हैं। तो दिस इज के कैप, ओके। क्या अब देखो तो जरा, बोला गया है परपेंडिकुलर या नॉर्मल, तो नॉर्मल तो इधर भी होगी और नॉर्मल अंदर भी होगी। तो इसका एक और वैल्यू हो सकता है डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एल क्रॉस बी, और यहाँ पे माइनस के कैप लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए जरा, मानते हैं कि यही प्लेट है आपके सामने, तो इस प्लेट पे देखिए नॉर्मल कैसे कैसे हो सकती है। एक नॉर्मल तो आगे की तरफ जो आपके सामने की तरफ होगी, और एक नॉर्मल देखिए इसके पीछे की तरफ भी होगी। मतलब कह सकते हैं कि यदि यह हमारा प्लेट है तो एक नॉर्मल इसके सामने की तरफ और एक नॉर्मल इसके पीछे की तरफ होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान देना है कि क्षेत्रफल सदिश और एरिया वेक्टर है क्या, तो कहेंगे कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द सरफेस एंड मैग्नीट्यूड इज द एरिया ऑफ दैट सरफेस। अब देखिए सरफेस आपकी रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, और हो सकती है आपकी 3 डायमेंशनल, जैसे स्फीयर हो सकती है, मतलब गोला हो सकता है, आपका सिलेंडर हो सकता है, शंकु हो सकता है, कोन हो सकता है, या बेलन हो सकता है। तो जितने प्रकार के क्षेत्रफल हैं उन सभी का क्षेत्रफल सदिश हम देखेंगे, ओके। और क्षेत्रफल सदिश में बस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आपको ध्यान देनी है कि क्षेत्रफल सदिश यानी कि क्षेत्रफल निकालना है और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन बताना है। अब डायरेक्शन क्या होती है, सरफेस के लंबवत। अब देखेंगे कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं, सरफेस। अब कैसी कैसी सरफेस हो सकती है, ओके। और ये सारी बेसिक चीजें हैं, इसलिए थोड़ा स्लो लेकर के स्लो हम पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नई है, तो घबराए नहीं, धीरे धीरे ही करके सारी चीजें समझ आने लगेंगी। और जैसे ही इसका एप्लीकेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे, बिना न्यूमेरिकल किए, बिना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से इन सारी चीजों की फीलिंग आपको नहीं आ पाएगी। अच्छा अब देखिए, जैसे आपको कोई पूछ ले, जैसे अब हम थोड़ा सा सरफेस की जानकारी लेते हैं कि किस तरह के सरफेस का एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा। तो देखिए हमारे पास जो सरफेस है वह 2 तरह की हो सकती है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। ओपन मतलब जनरली 2D, मतलब उसके पास 2 डायमेंशन होंगे, जैसे वर्ग, आयत, वृत्त। ओपन का मतलब देखिए ये जो क्षेत्रफल है, इस पे जो क्षेत्रफल सदिश है बाहर की तरफ भी हो सकती है और अंदर की तरफ हो सकती है। इस पे भी देखिए क्षेत्रफल सदिश है, अगर मानते हैं कि इसका क्षेत्रफल कुछ तो होगा ए गुने बी और पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। बट अगर आपको देखा जाए कि यदि ओपन सरफेस हो, ओपन सरफेस है तो उसका जो क्षेत्रफल सदिश है क्षेत्रफल पर लंबवत, तो बाहर की तरफ भी हो सकती है और अंदर की तरफ, यहाँ भी बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। परंतु एक चीज और देख लेते हैं। अब एक क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस जनरली होती है 3D में, यानी 3 डायमेंशनल होती है,
जैसे ओके क्या, ये जो सरफेस है, यह जो सतह है वह बंद सतह है और ये सारी सतह खुली सतह ओपन सरफेस है। अब हम बारी बारी से ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर निकालना सीखेंगे कि ठीक है क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, ओपन सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं। ओपन सरफेस में हम दो सरफेस लेते हैं, एक स्क्वायर और एक सर्कल। मानते हैं कि इसकी रेडियस 7 है मीटर और इसका डायमेंशन मान लेते हैं 5 और 5। अब देखो सबसे पहले कभी भी आप एरिया वेक्टर निकालोगे तो ध्यान ये देना है कि सबसे पहले यह चेक कर लेना चाहिए कि हमारी जो सरफेस है, यह जो सरफेस है यह चेक कर लेना चाहिए कि ये जो सरफेस है वो कैसी है। तो देखना चाहिए कि ओपन है कि क्लोज है। अब देखो क्या कि यदि आपकी सरफेस ओपन है तो सबसे पहले आपको अगर एरिया वेक्टर चाहिए तो ऐसे लिखेंगे डेल्टा एस इसके लिए। तो देखिए पहले मैग्नीट्यूड निकालिए, 5:5 तो हो गया 25। अब डायरेक्शन, अब देखिए जब भी ओपन सरफेस होती है तो डायरेक्शन आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है। मतलब ओपन सरफेस है तो इसके लंबवत इस वाले को ही बोलेंगे और इसके लंबवत इसके पीछे वाली जो पार्ट है उसको ही बोला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर हम इसको बोल देते हैं x और इसको बोल देते हैं y तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या k क्या, या आंसर हो जाएगा 25 माइनस k का। मतलब क्षेत्रफल का मान कितना है, तो क्षेत्रफल का मान है 25। ओके क्या, बट क्षेत्रफल का मान 25 बट डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन या तो इनवर्ड हो सकती है या तो डायरेक्शन आउटवर्ड हो सकती है। उसी तरह से यहाँ देखेंगे। अब यहाँ भी अगर हम मान लेते हैं यह डायरेक्शन, इस पर मानते हैं कि यह y है और यह डायरेक्शन z है। अब देखिए सबसे पहले आपको निकालना है एरिया वेक्टर। तो सबसे पहले तो एरिया पता होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एस। अब देखो मैग्नीट्यूड कितना, तो एक ऐसा क्षेत्रफल वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 25/7 × 7 का स्क्वायर। ओके क्या, क्षेत्रफल तो पता हो गया बट इसका डायरेक्शन किधर होगा, क्यों, क्योंकि आपने एरिया वेक्टर लिया है। अगर यहाँ पर इतना लिखते हैं तो ये सही है, बट यदि आप इसको वेक्टर बना चुके हो तो आपको डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। और सबसे पहले यह देखना है कि कैसी सरफेस है, तो सरफेस है ओपन। ओपन सरफेस के लिए हमारी जो एरिया वेक्टर होती है सरफेस के परपेंडिकुलर या तो इनवर्ड होगी या तो आउटवर्ड होगी। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए यह y है और यह z है और y और z के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन कौन होती है, तो i कैप इन x डायरेक्शन। तो या तो आंसर i होगा या तो आंसर i कैप माइनस है। मतलब कह सकते हो या तो इस क्षेत्रफल पर बाहर की तरफ या तो इस क्षेत्रफल अंदर की तरफ। तो हमने क्या क्या सीख लिया कि यदि हमारा क्षेत्रफल या कह सकते हो कि एरिया ओपन हो तो ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन या तो इनवर्ड होता है या तो आउटवर्ड होता है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चीजें हमेशा ध्यान देनी है कि कैलकुलेशन करते समय यदि कोई स्टूडेंट इनवर्ड ले लेता है तो भी सही है, आउटवर्ड ले लेता है तो भी सही है, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आंसर में साइन का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसीलिए हमारे अनुसार से आपको करना क्या चाहिए कि देखो दो तरह की क्वेश्चन होती है। एक में क्या होगा कि देखिए यदि ओपन सरफेस कुछ इस तरह से प्लेट दी हुई है और आपका ऑब्जर्वर या कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है वह देखने वाला इधर है और देखिए इस पर क्षेत्रफल सदिश या तो इधर होगी या तो इधर होगी। ओके क्या, तो देखिए कौन सा क्षेत्रफल सदिश आपके अनुसार पॉजिटिव लिया जाएगा, तो जिधर ऑब्जर्वर है वह डायरेक्शन प्लस लेके चलेंगे। ए वाली क्षेत्रफल सदिश प्लस मानी जाएगी और ये वाली क्षेत्रफल सदिश माइनस डायरेक्शन में लेकर चलेंगे, निगेटिव मानी जाएगी। उसी तरह से आपका ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है प्लेट का, प्लेट ऐसी भी हो सकती है। ओके, तो देखिए इस पर अगर कोई पूछे कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा बताइए तो या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। ओके क्या, अब दोनों में कौन सही है, तो सही तो दोनों है
बट आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि आपका ऑब्जर्वर किधर खड़ा है। यदि ऑब्जर्वर इधर खड़ा है, ए वाला लेकर के कैलकुलेशन करिएगा तो आंसर मैच कर जाएगा। यदि आपका ऑब्जर्वर इधर खड़ा है, देखने वाला जो आदमी है प्लेट के इस तरफ खड़ा है, तो इसको लेके चलेंगे, सही हो जाएगा। मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन प्लेट के परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर लेके चलेंगे तो आंसर सही है। मतलब सबका आंसर मैच करेगा। एक चीज और ध्यान देनी होती है, जैसे हम आगे क्वेश्चंस में जाएंगे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि पहले पे लिख लेते हैं, और ओपन सरफेस मतलब खुली सतह के लिए, जब सतह ओपन होती है 2D है, मतलब जिसके पास लंबाई और चौड़ाई है, वैसे क्षेत्रफल के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों सही है। जब कैसी सतह हो, ओपन सतह, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, तो दोनों सही है। बट ध्यान क्या देना है, जैसे ही न्यूमेरिकल बनाने जाओगे तो देख लेना कि आपका ऑब्जर्वर किधर खड़ा है। एक चीज और होती है, जब क्वेश्चंस बनाने जाओगे तो मानते हैं कि कभी कभी क्वेश्चंस इस तरह से होती है, मानते हैं यही प्लेट है, और जब आप क्वेश्चन करोगे आगे चल करके तो देखिए, मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, तो क्या करना है, देखिए अगर आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि बताइए क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है, क्षेत्रफल पर लंबवत होती है, या तो इधर वाली सही होगी या तो इधर वाली सही होगी। तो देखिए आपको करना क्या है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसको प्लस लेके चलना है, और उसको अपोजिट वाले को माइनस लेके चलना है। एक कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग समझ लेंगे, बट आपको ये छोटी छोटी पॉइंट्स इसलिए बताई जा रही है कि जब कैलकुलेशन करोगे तो आंसर मैच करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि एक ही क्लासरूम के 10 बच्चों का आंसर इससे कोई बनाएगा तो भी सही है, इससे बनाएगा तो भी सही है, बट हमेशा ध्यान देना है कि क्वेश्चन में आपका ऑब्जर्वर किधर है। दूसरी चीज ध्यान देनी होती है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है। यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो इस प्लेट ऐसे नहीं रखी है, प्लेट ऐसे रखी है, तो इस प्लेट पर लंबवत या तो इधर होगी या तो इधर होगी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो होगी उसको प्लस लेके चलना है, और उसके विपरीत होगी उसे माइनस लेके चलना है। तो ठीक है, ये तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तब जाके और सारी इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। अभी तक की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, देखिए अभी तक हमने यह देखा है, अभी तक की वीडियो में हमने यह देखा कि सबसे पहले यह जानना चाहें कि गॉस लॉ होती क्या है। तो गॉस लॉ बस एक फंडामेंटल लॉ है जिसकी सहायता से हम विद्युत क्षेत्र और उस क्षेत्र में उपस्थित आवेश के बीच क्या लाते हैं, रिलेशन लाते हैं। दूसरी चीज हमने क्या देखा कि क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल सदिश का मतलब क्या होता है कि यह एक सदिश राशि है और जिसकी दिशा क्षेत्रफल पर लंबवत होती है। अब क्षेत्रफल पर लंबवत का मतलब क्या है, क्षेत्रफल दो तरह की होती है, ओपन सरफेस भी हो सकती है और क्लोज सरफेस भी हो सकती है। तो फिर हमने क्या देखा था कि क्षेत्रफल सदिश दो तरह के क्षेत्रफल पे डिपेंड कर रही है, या तो खुली होगी मतलब क्लोज सरफेस, और ओपन सरफेस के बारे में जाने। तो सबसे पहले तो अभी हम ओपन सरफेस को पढ़ रहे हैं। और देखिए आज की लेक्चर आपकी इंट्रोडक्शन लेक्चर थी, जिसमें हमने थी बस आपसे इंट्रोडक्शन दिया गया कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो फिर नेक्स्ट जो टॉपिक होगी वहां से हम लोग पूरी तरह से इधर उधर की बातें न करते हुए ज्यादा पढ़ाई करेंगे, ओके। क्योंकि हम लोग के पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत सारी मतलब लेक्चर्स हैं, सारे को कंटिन्यू करना है, फिर सारी प्रॉब्लम्स भी आपको बतानी है। तो यहाँ तक दो तीन चीजें हम सीख चुके हैं। और ध्यान क्या देना, ऑब्जर्वर किधर है। दूसरी चीज इनवर्ड आउटवर्ड दोनों होती है कब, जब ओपन सरफेस है मतलब खुली सतह होती है, तो क्षेत्रफल सदिश अंदर बाहर दोनों की तरफ हो सकती है। दोनों सही है, दोनों से आंसर सही आएगा, बट आपको ध्यान देना है कि ऑब्जर्वर की तरफ उसको प्लस लेके चलना, या दूसरा चीज विद्युत क्षेत्र की दिशा दी हुई रहेगी उसकी तरफ की दिशा को हम प्लस लेंगे और उसके अपोजिट वाले को माइनस लेके चलते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारी जो क्षेत्रफल सदिश है, एरिया वेक्टर निकालना है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। क्लोज सरफेस यानी जनरली 3D होगी, जिसके पास जैसे जनरली किस तरह के सतह होंगे आप देख सकते हो। अब देखिए मानते हैं कि नीचे टच कर लीजिएगा, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कर सकते हो सिलेंडर है, या हमारे पास क्यूब है और क्यूबॉइड है, घन है, घनाभ कर सकते हैं, शंकु है और कोन है, और ये हमारे पास स्फीयर गोला है। तो मान लेते हैं कि यदि हमको क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर निकालना है डेल्टा एस,
तो सबसे पहले तो डेल्टा एस निकालने के लिए हमको इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए, इसका भी और इस सारे का, और साथ ही साथ अब डायरेक्शन। तो यहाँ पे बहुत आसान है, देखिए ओपन सरफेस में दो डायरेक्शन थी, या तो अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ, बट क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एंड आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ। यानी कि कहेंगे कि यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए यह जो क्लोज सरफेस है, बंद सतह है, इसके लिए आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, तो अगर आप इस सतह पर चाहते हो तो इससे बाहर, इस पे चाहते हो तो इससे बाहर, इस पे चाहते हो तो इससे बाहर, ऊपर वाले पे चाहते हो तो इससे बाहर, और देखिए इसके पीछे वाले के लिए इससे बाहर, और इसके सामने वाले के लिए इससे बाहर। मतलब क्या कहना है कि यदि हमारे पास क्लोज सरफेस है तो उस पर जो एरिया वेक्टर है, एरिया तो हम निकाल लेंगे इसका, क्षेत्रफल इस प्लेट का, इस प्लेट का, इस प्लेट का, क्षेत्रफल हमको मालूम हो जाएगा। बट यदि आपको कोई पूछे कि बताइए इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन हमेशा बंद सतह के लिए ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एंड आउटवर्ड डायरेक्शन होती है, मतलब यह बाहर, यह भी बाहर। अब जैसे यहाँ देखिए, अब सबसे पहले तो यह पता करो कि कितनी सतह है, तो देखिए यहाँ पर एक दो और एक तीन सतह है। आप सिलेंडर में, बेलन में क्या देखते होगे, यह दोनों वाली सतह है, जैसे यही आपके पास बेलन है, देख सकते हो यह बेलन है, तो एक सतह यह है, एक सतह है, और एक ए वाली वक्र सतह, कर्व्ड सरफेस, तो यहाँ पे तीन सतह है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए एरिया वेक्टर कितना होगा, तो एरिया वेक्टर देखिए, पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता होगा बेलन का 2 पाई आर एच। तो क्षेत्रफल तो हम निकाल लेंगे, बट यदि कोई पूछे कि इसकी डायरेक्शन, तो देखिए इसका डायरेक्शन इस सतह पर, तो सतह पर लंबवत बाहर की तरफ। कोई पूछेगा इस सतह पर, इस सतह पर पहले तो लंबवत ड्रॉ करेंगे और कल किधर की तरफ, बाहर की तरफ। बट अगर यहाँ पे पूछा जाए तो देखिए इस सतह पर लंबवत किधर, बाहर की तरफ, इस सतह पर लंबवत है किधर, बाहर की तरफ। चूंकि यह एक कर्व सरफेस है, देखिए इस तरह से होगी, ऐसे सतह है, तो लंबवत का मतलब यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, चारों तरफ सभी डायरेक्शन में क्या होगी, लंबवत होगी। ऊपर वाला सतह इस तरह से वृत्ताकार था, तो सतह पर लंबवत बाहर की तरफ, अंदर की तरफ इसका क्षेत्रफल सदिश नहीं होता है, उसका डायरेक्शन कहाँ होगी, हमेशा बाहर की तरफ। उसी तरह से यहाँ भी बाहर की तरफ, इस पर भी लंबवत, और गोला यानी कह सकते हो स्फीयर, तो इसमें भी हमेशा जो क्षेत्रफल सदिश होगी, क्षेत्रफल पर लंबवत होगी और किधर की तरफ, बाहर की तरफ। तो ये छोटी छोटी पॉइंट ध्यान देनी है कि जब भी कैलकुलेशन आएगा तो सबसे पहले तो ये देखना है कि किसके लिए पूछा जा रहा है। ओपन सरफेस तो इनवर्ड भी होगी, आउटवर्ड भी होगी, क्लोज सरफेस तो ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। ओके, चलिए, तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट थी कि हमको यह जानना था कि एरिया वेक्टर किसे कहते हैं, एरिया वेक्टर निकाला कैसे जाता है। तो बचपन से जो चीज आप जानते थे, एरिया निकालना, पहले एरिया निकालोगे, आपको नई चीज आ गई है वेक्टर। तो वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड तो आपको पहले से सबका पता है, बट डायरेक्शन में ध्यान रखना है कि ओपन है तो अंदर भी होगी, बाहर भी होगी, अगर क्लोज है तो हमेशा बाहर की तरफ होगी। ओके, अब हम दूसरी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में थोड़ी इधर उधर की बातें होती रह गई हैं, तो बस उसको ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग ज़्यादा इधर की बातें नहीं करेंगे, बस अपनी क्लासेस पे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर उधर की बातों में कभी लैप्स नहीं करना है। चलिए, सेकेंड पॉइंट है कि अब हमें ये जानना है, दूसरा पॉइंट, प्लेन एंगल। आप जब 11th क्लास का सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर एसआई यूनिट के बारे में बताया जाता है। वहां पर स्वतंत्र राशि कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंडेंट क्वांटिटी के बारे में बताया जाता है, और वहां पर आपको 7 राशि के बारे में बताई जाती है। और वहां पर देखिएगा उसके नीचे 2 राशि और बताई जाती है, एक समतल कोण और एक ठोस कोण। और आपको पता है कि कोण का जो मात्रक है, जैसे हम मेजर कर रहे थे उसको रेडियन में मेजर कर रहे थे, और उसी तरह से अगली बार पढ़ेंगे ठोस कोण, तो वहां पर लिखा हुआ था रेडियन। तो जब हम छोटे, जब 11th क्लासेस में होते हैं तो उसे याद कर लेते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिए, जितनी भी राशि आगे दी हुई सबको कहीं ना कहीं आपके 12th क्लासेस में पढ़नी है। यानी कि आईएससी के जितनी भी फिजिक्स के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 है, दोनों में कहीं ना कहीं सारी राशि का यूज है। तो पहली बार हम लोग ये तो बचपन से सीखते आए कि समतल कोण निकालते भी थे, बट एक नई राशि जो अगली मिलेगी ठोस कोण, उसके बारे में जानेंगे, वो निकाला कैसे जाता है। तो बहुत छोटी है, बट इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, वो पॉइंट हम जानेंगे। जैसे देखिए प्लेन एंगल, इसको समझने के लिए यह है थीटा, यह है चाप की लंबाई L, और यहां से यहां का डिस्टेंस R है। ओके, क्या तो आप लोग क्या जानते थे
8 या 9 क्लासेस में पढ़ना था कि थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, यानी कि कर सकते हो कि यहाँ जो कोण बनती है उस कोण का मान क्या होती है, चाप की लंबाई बटा दोनों के बीच की दूरी आर। तो ये है चाप की लंबाई और यह है बीच का एंगल, तो थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है कि जैसे मान लेते हैं ना कि सब लोग तो जानते हैं कि थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, बट इसका कंडीशन नहीं जानते। अदरवाइज देखिए आपसे क्या गलती होगी, कभी मान लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आ गए। अब प्रॉब्लम क्या है, फिर से थीटा है, यह r1 दिया रहेगा, यह r2 दिया रहेगा और यह l दिया रहेगा। यदि आप केवल यह जानते थे थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम होगी, आपके ऑप्शन में किस तरह से क्वेश्चन सेट होंगे। जैसे आप अगर यहाँ निकालते हो कि जैसे ही लिखोगे थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, अब आपके पास प्रॉब्लम क्या है, एल तो निकालना है, थीटा दिया रहेगा। अब देखिए आर कौन सा ले, r1 ले या r2 ले, देयर इज अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है कि इसको पढ़ते वक्त आपने कंडीशन इसका नहीं समझा था। अगर कंडीशन नहीं समझा था तो आप करोगे r1 से बनाओगे। जैसे देखिए यहाँ पर यदि हम r1 डालेंगे तो एक ऑप्शन मैच कर जाएगा, यदि कोई बच्चा R2 से बनाएगा तो दूसरा ऑप्शन मैच कर जाएगा और सारी ऑप्शंस होगी। अब प्रॉब्लम है कि कौन सा सही है। तो देखिए इसी तरह के जब क्वेश्चंस आ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर होता है, हमने तो करके आया सही है। तो कुछ बच्चे करके आते हैं तो किसी का सही हो जाता है, किसी का नहीं सही होता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि दोनों ने कॉन्सेप्ट नहीं समझा। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला जब लगाते हैं थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखिए थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर में यहाँ पर जो कर्व है वहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो जरा, और यहाँ पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। आप क्या देखोगे कि यह जो रेडियस है इस टेंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर। यह जो रेडियस है इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। और क्या सिंपली आपको ध्यान रखना चाहिए, और ऐसे ही जनरल याद रखना है कि ए आर और ए आर आपस में इक्वल होनी चाहिए। या सिंपली हम ध्यान रखें कि जो पॉइंट ऑफ टचिंग है, ए वाली पॉइंट है, यहाँ पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो आपको पता है कि टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि AB 90 मतलब इसके लिए कंडीशन क्या है, L और R एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर है तो फॉर्मूला लगेगा, अगर नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते। ओके, और वो निकालने के लिए आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाई सिखाई जाएगी कि मान लेते हैं जब दोनों इक्वल नहीं है तब क्या करेंगे। तो यहाँ से हमने छोटी सी चीज सीखी है कि अगर हमको समतल कोण निकालना हो, इसका हिंदी भी लिख देते हैं आपके लिए, समतल कोण। तो समतल कोण का वैल्यू होता है थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, जहां एल है आपकी चाप की लंबाई और यह क्या है, कंडीशन क्या ध्यान रखना है कि एल और आर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होने चाहिए। एल नहीं, फर्स्ट पॉइंट है उस पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो देखा क्या जाता है कि वह इस रेडियस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जैसे ये जो फिगर अभी हम आपको बना के दिखाए थे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यदि यहाँ पर आप टेंजेंट लेते हो तो यहाँ पर टेंजेंट नहीं हो पाएगी, या मान लेते हैं यहाँ टेंजेंट हो तो देखो यहाँ टेंजेंट नहीं है। तो दोनों टेंजेंट होगी तभी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हो। चलिए, तो बहुत छोटी सी चीज थी, आपको 9th या 8th क्लासेस में जाननी थी, जहां पर हम लोग सबको पता है कि थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। अब हम एक नई जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे।